अलीशान नफी, ये बताइए कि आप भी एक वकील हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में? खासकर एक बयान पे मैं जरूर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जब विदेश मंत्री से ये पूछा गया कि भाई आप लिव इन पार्टनर्स जो हैं, जो लोग बिना शादी के साथ रहने का फैसला करते हैं, या फिर जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनको पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि हम इन लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करते, इन्हें मान्यता ही नहीं देते। तो क्या इतनी बड़ी आबादी को सरकार मान्यता ही नहीं दे रही है, इस बात से इनकार कर रही है कि इस देश में कोई लिव इन पार्टनर्स नहीं है और कोई होमोसेक्सुअल्स नहीं है, या फिर उनके अधिकारों को मान्यता नहीं है? जहां तक मान्यता की बात है, दोनों कम्युनिटी हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, सरकार को भी पता है। होमोसेक्सुअल्स को मान्यता देने की जो बात है वो आ रही है कोर्ट के जजमेंट से, जिसमें पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको वैलिड किया और फिर उसके बाद उसको इनवैलिड किया गया। जहां तक लिव इन रिलेशनशिप की बात है, हमारे यहाँ कानून है जिसमें लिव इन पार्टनर्स को राइट्स दिए गए हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, एक दूसरे के साथ रहने बल्कि पत्नी तक का अधिकार देने की बात की है अदालत ने। जी। तो अब लेकिन सारे अधिकार क्या सरोगेसी से रिलेटेड होने हैं या नहीं होने हैं, वो सवाल है। तो अधिकार लिव इन पार्टनर्स के किस लेवल तक होने हैं, मैरिड कपल्स के किस लेवल तक होने हैं, होमोसेक्सुअल के किस लेवल तक होने हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, अगर मैं वकील की तरह से बात करूं, इक्वालिटी की या समानता की बात करता है, लेकिन समानता सेम ग्रुप के बीच में। तो अगर किसी ग्रुप की स्पेशल कंडीशंस है या स्पेशल सिचुएशन है, तो उस केस में स्पेशल कंडीशंस सरकार भी बना सकता है कानून के हिसाब से, उसमें कोई गलत नहीं है। बट मेरे हिसाब से जो बयान आए हैं उसमें ये नहीं कहा है कि ये कम्युनिटीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये कहा है कि उनको मान्यता नहीं देते। जी, कानून के हिसाब से अभी एट दिस स्टेज, जैसा कहा गया कि अभी इसके ऊपर डिबेट नहीं हुआ, डिबेट होना है। ऑफ कोर्स एक्टिविस्ट सामने आएंगे, ये ग्रुप्स भी अपनी बातें सामने रखेंगे, हो सकता है कुछ राइट्स उनको इसमें दिए जाएं। अभी तो ये डिबेट के लिए गया है। कुछ चीजें, कुछ अन्य पहलू हैं जिन पे मैं यहां पे प्रकाश डालना चाहूंगा। रिलेटिव की डेफिनेशन, इससे पहले हमारे पास गाइडलाइंस हैं आईसीएमआर की, जिसमें आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, कृत्रिम गर्भाधान के प्रोविजन है, प्रावधान। उसमें इस चीज पे इंसिस्टेंस दी गई है कि जो डोनर हो वो रिलेटिव ना हो। और लॉ कमीशन की भी जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद, उसमें उन्होंने इस चीज पे प्रेशराइज किया था। अब इसके जो नया कानून आ रहा है, इसके हिसाब से अभी जो प्रोविजंस है उसमें रिलेटिव्स से ही डोनेशन लेना पॉसिबल होगा। इसके हिसाब से कुछ इशू आएंगे। एक तो सबसे पहला धार्मिक इशू आ सकता है बड़े सारे रिलीजन्स के लिए, कि टेक्निकली जब आप रिलेटिव डिफाइन नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि मैरिड कपल 5 साल की शादी के बाद करे, या तो आपको ये कहना पड़ेगा कि डोनेशन अगर हस्बैंड की इनफर्टिलिटी की वजह से ले रहा है तो हस्बैंड की साइड ऑफ फैमिली से लेंगे। टेक्निकली ये पॉसिबल हो सकता है कि भाई और बहन मिलकर रिप्रोड्यूस कर सकें, अगर वो नहीं है ना। ये यहाँ पे हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी हैं, कई सारे धार्मिक विचारों के हिसाब से ये फॉल हो सकता है ना करे और इसमें प्रॉब्लम्स हो। दूसरा इशू आएगा गोपनीयता का। गोपनीयता का इशू, जब आप अपने किसी संबंधी से डोनेशन ले रहे हैं और एक बच्चा पैदा हो रहा है, फैमिली में सबको पता है 9 महीने तक कि बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद भी पता रहेगा, कभी भी आवेश में आके या कभी भी संबंधों के दायरे में ये चीज पब्लिक हो सकती है। तो क्या हम ये मान के चल रहे, गोपनीयता को हमेशा प्रथम दर्जा दिया गया था जहां पे भी कृत्रिम गर्भाधान की बात होती थी। जहां पे आप संबंधी की बात लाते हैं वहां पे गोपनीयता अपने आप ही बहुत ही ज्यादा फिल्मजी हो जाती है। बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से मेंटेन करना इसको प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस में। तीसरा इशू जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि गाइडलाइंस में इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस की बात करी थी। अगर आप अनरिलेटेड बंदे से डोनेशन लेते हैं जेनेटिक मटेरियल का, चाहे आप मेल जेनेटिक मटेरियल लें या फीमेल जेनेटिक मटेरियल लें, बहुत हद तक इनहेरिटेंस के इश्यूज बीच में नहीं आते और मेंटेनेंस के नहीं आते हैं। इनहेरिटेंस बच्चों की, मेंटेनेंस पेरेंट्स की। लेकिन जब आप रिलेटिव से लेते हैं तो कानून को बहुत ज्यादा सख्त होना पड़ेगा और इसके साथ बड़े सारे अमेंडमेंट चाहिए होंगे। इंडियन सक्सेशन एक्ट में, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसके हिसाब से राइट्स डिसाइड किए जाएंगे। सिंगल पेरेंट का एक इशू है जो मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है, जो देखा जाएगा। और एडॉप्शन से इसको बैलेंस करना मुमकिन नहीं लगता आपको? मुझे नहीं लगता कि ये। अलीशान नफी, आपकी भी राय है क्या? लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा हुआ था एक बड़ी अच्छी लाइन जो मैं कहना चाहूंगा, वाइल द पेरेंट्स क्रिएट द चाइल्ड बायोलॉजिकली, द चाइल्ड क्रिएट्स द पेरेंट सोशली। वो बिल्कुल सही है। जहां हम राइट्स की बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि शादी बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स है।
तो अगर हमारे पास अगर किसी शादी में बच्चा है, जो सिक्योरिटी एक शादी से आती है वो ज्यादा है। मैं एक मिनट के लिए भी ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी ग्रुप्स को ये राइट्स नहीं होने चाहिए, उस चीज पे डिबेट होनी चाहिए। अगर ये माना जाता है कि सेफगार्ड्स बनाए जा सकते हैं जिससे बच्चे को सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग हो लिव इन रिलेशनशिप में भी, तो उनको परमिशन दी जा सकती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे को सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए, और सरोगेसी का राइट उन केसेस में दिया जा सकता है जहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग हो, कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए। दूसरी चीज, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से का कानून उठा के हम हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हमारी कंट्री बहुत अलग है, मल्टी कल्चरल है, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी फेसेड है, सेंसिटिव है, यंग है, और नाउ वेरी ओपिनियनेटिव है सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ। तो उस हिसाब से जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, कॉमर्शियल सरोगेसी कहीं पे बैंड है, कहीं पे परमिटेड है, बहुत जगह बैंड है, कुछ जगह परमिटेड है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, मेरा ये अपना विचार है कि इस पे कहीं पे बीच में बैलेंस करना जरूरी है। जी, ठीक है। एब्सोल्यूट बैन कर देना भी मुश्किल रहेगा, लेकिन चलिए, तो बिल्कुल परमिट कर देना भी मैं प्रॉब्लम है।